नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, किस्सा राजेश खन्ना का, लेकिन काका के मुफलिसी के दिनों का किस्सा है जब उन पर सबसे ज़्यादा टीका टिप्पणी की गई और टीका टिप्पणी अपनों ने ही की। राजेश खन्ना का जिक्र करते हुए फिल्मकार महेश भट्ट ने एक बार कहा था कि राजेश खन्ना की हालत मुगल सल्तनत के आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर जैसी हो गई थी। जफर की तरह राजेश खन्ना भी एक ऐसा सुल्तान था जो अपनी सल्तनत को खो चुका था, लेकिन यह मानने को तैयार नहीं था कि अब उसका जमाना नहीं रहा। 80 के दशक में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के अंदाज में बहुत बदलाव आने लगे थे। स्टार्स की नई पीढ़ी भी अंगड़ाइयां लेने लगी थी। राजेंद्र कुमार के बेटे कुमार गौरव की लव स्टोरी ब्लॉकबस्टर रही थी और इस फिल्म की तूफानी कामयाबी के बाद वो बड़े स्टार्स की जमात में आकर खड़े हो गए थे। सिनेमा के कई जानकार तो आज भी लव स्टोरी के बाद उनके जादुई क्रेज की तुलना राजेश खन्ना के सुपर स्टारडम से करते हैं। हालांकि ये अलग बात है कि यह सफलता बहुत कम समय के लिए रही और कुमार गौरव वन फिल्म वंडर बनकर रह गए। इसी दौर में सनी देओल, संजय दत्त, अनिल कपूर और जैकी श्रॉफ जैसे अभिनेताओं ने अपनी पहचान दर्ज करा दी थी। 80 के दशक के कई साल हिंदी फिल्मों के बुरे दौर और घटिया गीत संगीत के लिए भी जाने गए, लेकिन 1988 में फिल्म कयामत से कयामत तक के साथ म्यूजिकल फिल्मों की वापसी हुई। फिल्म का निर्माण करने वाले वही नासिर हुसैन थे जिन्होंने करीब 2 दशक पहले राजेश खन्ना की शुरुआती फिल्म बहारों के सपने बनाई थी। कयामत से कयामत तक की जबरदस्त कामयाबी ने इंडस्ट्री को एक नया रोमांटिक स्टार आमिर खान दिया। अगले साल 1989 में राष्ट्रीय प्रोडक्शन की मैंने प्यार किया म्यूजिकल ब्लॉकबस्टर बनी और स्क्रिप्ट राइटर सलीम खान के बेटे सलमान खान रातों रात बड़े और रोमांटिक स्टार बन गए। इसी दौर में राजेश खन्ना वो फिर आएगी और ममता की छांव में जैसी बकवास फिल्मों में व्यस्त थे। इंडस्ट्री में वो हाशिए पर जा पहुंचे थे, अकेले और हारे हुए। इस बुरे दौर में उन्होंने कुछ पुराने रिश्ते बेहतर करने की कोशिश भी शुरू की। यश चोपड़ा कैंप में भी उनकी वापसी हुई। फिल्म विजय में उनका अहम रोल था, लेकिन ये फिल्म बुरी तरह फ्लॉप रही। भावना सोमाया कहती हैं कि एक दिन राजेश खन्ना ने फोन उठाया और अंजू महेंद्रू को फोन मिला दिया। अंजू ने उन्हें अपने घर बुलाया। फिर एक शाम राजेश खन्ना उसी बंगले में पहुंचे जो उन्होंने एक जमाने में खुद अंजू को तोहफे में दिया था और फिर जिसके आगे से वो एक रोज अपनी बारात लेकर भी गुजरे थे। भावना सोमाया लिखती हैं कि जब उन्होंने अपनी गाड़ी गेट पर रोकी तो जैसे वक्त भी रुक गया। पुराने दौर की तरह ही हाथ में सिगरेट लिए काका रूम में आए और अपनी फेवरेट कुर्सी पर बैठ गए। फिर उन्होंने अपना ड्रिंक मंगवाया। पुरानी यादों में डूबी ये शाम बड़ी खूबसूरती से गुजरी। इसके बाद धीरे धीरे अंजू महेंद्रू एक एक्स गर्लफ्रेंड से राजेश खन्ना की करीबी दोस्त और राजदार फिर बन गई। साथ ही वो उनके ऑफिस के काम में भी हाथ बटाने लगी। उस शाम के बारे में बात करते हुए अंजू ने बात के दिनों में एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि जब हमने 17 साल बाद एक दूसरे से बात की तो मैं मानती हूं हमें कुछ अजीब सा लगा। मैंने पहले की तरह उन्हें जतिन कहकर नहीं पुकारा, ना ही उन्होंने मुझे निक्की कहा। ये बहुत फिल्मी हो जाता। अगला कदम शायद डिंपल से बात करना था। उन्होंने एक बार फिर से निर्माता बनने का फैसला किया और जय शिव शंकर नाम की एक फिल्म लॉन्च कर दी। हैरत की बात थी कि राजेश खन्ना ने इसमें अपनी हीरोइन डिंपल को लिया। ये वही राजेश खन्ना थे जो सालों से बार बार कहते आए थे कि उनकी पत्नी फिल्मों में काम नहीं करेगी। इस फिल्म की शूटिंग भी पूरी कर ली गई थी, लेकिन ये फिल्म कभी रिलीज ही नहीं हुई। इसके रिलीज न होने की वजह भी कभी सामने नहीं आई। लेकिन फिल्म इतिहासकार सुरेश कोहली मानते हैं कि इसमें राजेश खन्ना डिंपल के कई बोल्ड सीन थे। राजेश खन्ना ने बाद में अपने एक इंटरव्यू में कहा कि मुझे अपनी पत्नी के काम करने पर कोई एतराज़ नहीं था। जब मैंने डिंपल से शादी की थी मुझे अपने बच्चों के लिए एक माँ चाहिए थी। मुझे डिंपल के टैलेंट का कोई अंदाज़ा नहीं था, वरना मैं उन्हें कभी नहीं रोकता। टैलेंट पर अंकुश लगाना तो क्रूरता है। जब तक मैंने बॉबी देखी हमारी बेटी इस दुनिया में आ चुकी थी, लेकिन बाद में जब मैं टीना मुनीम के साथ रहा तो मैंने कहा कि काम करो ताकि कोई मलाल ना रहे। मैं पुरानी गलती को दोहराना नहीं चाहता था।
फिल्म इंडस्ट्री में बहुत से लोगों का तो ये तक मानना था कि राजेश खन्ना इस फिल्म को डिम्पल के नाम पर पब्लिसिटी दिलवाना चाहते हैं, क्योंकि अब डिम्पल उनसे ज्यादा खबरों में थी। बॉलीवुड न्यूज सर्विस के एडिटर दिनेश रहेजा बताते हैं कि उस समय हर फिल्म मैगजीन राजेश खन्ना और डिम्पल के जॉइंट इंटरव्यू की कोशिश में लगी थी। दिनेश ने राजेश खन्ना के इस दौर को करीब से देखा। 1990 में वो मूवी मैगजीन के एडिटर हुआ करते थे और दिनेश बताते हैं कि हमने सोचा चलो कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं। तो मैं और मेरी सहयोगी फिल्म पत्रकार नीना अरोड़ा ने फैसला किया कि हम अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना के जॉइंट इंटरव्यू की कोशिश करेंगे, लेकिन हम जानते थे कि ये दोनों एक दूसरे से मिलते तक नहीं हैं और न ही साथ में फिल्में करते हैं। दिनेश बताते हैं कि नीना अरोड़ा राजेश खन्ना को अच्छी तरह से जानती थी। राजेश खन्ना सीनियर थे, इसलिए हमने फैसला किया कि पहले राजेश खन्ना से इस बारे में बात की जाए। राजेश खन्ना ने नीना की बात सुनी और हामी भर दी। इसके बाद दिनेश और नीना अमिताभ से मिलने गए। दिनेश बताते हैं कि हमने अमिताभ से कहा कि हम पहले राजेश खन्ना से बात कर आए हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि ऐसे हालात बने कि आप हाँ कह दें और बाद में राजेश खन्ना इंटरव्यू के लिए मना कर दें। राजेश खन्ना ने हाँ कह दी है। अमिताभ ने एक पल के लिए सोचा और फिर हाँ कर दी। ये वाकई इतना ही आसान था, मगर अब हमें एक दूसरा डर सता रहा था। डर यह था कि वक्त के पाबंद अमिताभ तो समय पर पहुंच जाएंगे, लेकिन राजेश खन्ना अपनी आदत के मुताबिक लेट पहुंचे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। इंटरव्यू के लिए मुंबई के सेंटोर होटल में एक कमरा बुक किया गया और तय समय पर दिनेश की नजरें होटल की लॉबी के गेट पर टिक गई। ठीक उसी पल उन्होंने अमिताभ बच्चन को होटल के गेट से लॉबी में दाखिल होते हुए देखा। उस लम्हे में राजेश खन्ना के बारे में सोचकर दिनेश की घबराहट और बढ़ गई, लेकिन तभी कमाल हो गया। बिल्कुल ठीक समय पर दूसरे दरवाजे से राजेश खन्ना ने भी होटल में एंट्री मारी। लॉबी के 2 अलग अलग गेट से हिंदी सिनेमा के 2 महान सुपरस्टार दाखिल हो रहे थे। 17 साल बाद दोनों एक साथ चलते हुए आ रहे थे। वो वाकई एक यादगार दृश्य था। दिनेश बताते हैं कि शायद ऐसा पहली बार हुआ था जब राजेश खन्ना बिना लेट हुए बिल्कुल सही समय पर आ गए। आखिर राजेश खन्ना क्या सोच रहे थे? वो इस जॉइंट इंटरव्यू के लिए आखिर तैयार क्यों हो गए? ये सवाल दिनेश के मन में भी कौंधता रहा। राजेश खन्ना ने अपनी पसंदीदा विस्की मंगवाई और अमिताभ के लिए एक वाइन ऑर्डर कर दी। दोनों के बीच 17 साल की झिझक हवाओं में तैर रही थी। दिनेश के मुताबिक अमिताभ बहुत कम बोल रहे थे, जबकि राजेश खन्ना बेहद उत्साहित थे। शुरुआत में इंटरव्यू सही दिशा में नहीं जा रहा था। वहीं आम बोरिंग बातें हो रही थीं। दोनों सवालों के छोटे छोटे जवाब दे रहे थे। दिनेश बताते हैं कि फिर अमिताभ बड़े जोश में आए, लेकिन अमिताभ से पहले राजेश खन्ना जोश में आ गए थे और वो खुद अमिताभ से सवाल पूछने लगे। अमिताभ पूरी तरह खुल नहीं रहे थे। शायद इसलिए राजेश खन्ना ने उनकी तारीफ करनी शुरू कर दी। दीवार के बाद मुझे हमेशा इनसे जलन हुई, राजेश खन्ना ने कहा, मगर जब जब ये फिसलते थे तब तब मैं मुस्कुराता था, क्योंकि ये भी वही गलतियां कर रहे थे जो मैंने की थी। जलन की बात इस तरह कबूल करना राजेश खन्ना के स्वभाव और ईगो से बिल्कुल अलग था। लेकिन शायद 17 साल के बाद अब राजेश खन्ना 1973 के उस अहम साल में हुई घटनाओं से खुद को अलग करके समझ सकते थे। ये उनकी जिंदगी का शायद सबसे अहम साल था, जब उनका अंजू से ब्रेकअप हुआ, डिम्पल से शादी हुई और यश चोपड़ा और अमिताभ बच्चन के साथ उनकी आखिरी फिल्म नमक हराम रिलीज हुई। इस साल के बाद उनकी निजी जिंदगी और करियर में सब कुछ बदल गया। क्या यही वो बदलाव था जिसे स्वीकार करने में राजेश खन्ना को 17 साल लग गए? मूवी मैगजीन को दिए इस इंटरव्यू में राजेश खन्ना ने बड़े ड्रामाई अंदाज में अपना दिल खोल कर रख दिया। अपने तूफानी स्टारडम से नाकामी के अंधेरों तक के सफर को उन्होंने बड़े जज्बात से बयां किया। राजेश खन्ना ने कबूल किया कि मैं अपने आप को भगवान के बराबर समझने लगा था। मुझे अब भी वो पल याद है जब मुझे अंदाजा हुआ कि जबरदस्त सफलता आपको किस तरह हिलाकर रख देती है। अगर आप पर इसका असर नहीं होता तो आप इंसान नहीं हैं। वो फिल्म अंदाज के बाद का वक्त है जब बेंगलोर में विधानसभा में लॉटरी ड्रॉ हुआ था। दूर दूर तक मुझे बस लोगों के सिर नजर आ रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि वो रोमन साम्राज्य का कोई स्टेडियम है। वो मंजर देखकर मैं बच्चों की तरह रो पड़ा था। फिर जब मुझे नाकामी की ठोकर लगी तो मैंने शराब का सहारा ले लिया। उस इंटरव्यू के बारे में बताते हुए दिनेश रहेजा भी यादों में खो जाते हैं। कहते हैं कि राजेश खन्ना अपनी तरह के अकेले ही थे।
उन जैसे स्टार्स तो अब होते ही नहीं, आगे होंगे क्या। वो आकर्षक थे, कुछ रहस्यमय भी, और सीधे दिल से बात करते थे। और हाँ, उनकी आवाज़ बड़ी खूबसूरत थी। इस इंटरव्यू को पढ़कर सबसे पहले यही लगता है कि अमिताभ बच्चन ने अपने ज़्यादातर जवाब पॉलिटिकली करेक्ट दिए, जैसे बहुत सोच समझ कर बोल रहे हों। इस बात से दिनेश भी इत्तेफाक रखते हैं। अमिताभ बच्चन उस इंटरव्यू में ज़्यादा सतर्क थे, जबकि काका जी उनसे उत्साहित होकर कह रहे थे, कम ऑन, कामयाबी ने तुम पर कोई असर तो डाला होगा, बताओ तुम कैसे कह सकते हो कि तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। राजेश खन्ना बहुत दिल से बोल रहे थे। वो अमिताभ की तारीफ किए जा रहे थे, कह रहे थे कि तुमने मुझसे स्टारडम लिया। दोनों ने अपनी पत्नियों के बारे में भी बात की। उनकी तारीफ का जवाब देते हुए अमिताभ ने भी कहा कि फिल्मों में आने की एक प्रेरणा राजेश खन्ना भी रहे, और आनंद में उनके साथ काम करना किसी सपने के सच होने जैसा था। ये बात अमिताभ ने कबूल की और कहा कि मैं सिर्फ इसलिए मशहूर हो गया था क्योंकि मैं इनके साथ आनंद में काम कर रहा था। चाहे आनंद हो, नमक हराम, सेट्स पर हमारे बीच कभी कोई बहस नहीं हुई, ना ही हमने एक दूसरे के खिलाफ कुछ बोला या एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश की। ये इंटरव्यू के दौरान पी गई शराब का असर था या वाकई सालों बाद एक दूसरे के सामने आने पर दिल खुल गए थे, इसका जवाब देना मुश्किल है। लेकिन दो सुपरस्टार्स की इस बातचीत में एक बात जरूर सामने आई कि अपनी जगह शायद दोनों सही थे। सारी लड़ाई सुपरस्टार के ताज की थी और ताज के दावेदारों में दोस्ती होना शायद मुमकिन नहीं है। दिनेश रहेजा बताते हैं कि इस इंटरव्यू में उस दौर में काफी धूम मची थी। पूरी फिल्म इंडस्ट्री को यकीन नहीं हो रहा था कि दोनों ने साथ बैठकर इतना लंबा इंटरव्यू दिया। वो कहते हैं कि मुझे याद है जब वो पत्रिका बाजार में आई, उसके बाद मैं किसी काम से होटल सेंटोर गया था। वहां महेश भट्ट ने मुझे देखा और चीख कर बोले, यार तुमने तो इतिहास रच दिया। दोनों को एक साथ बिठा दिया। ये इतिहास नहीं तो और क्या है। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।